पेशेंट आपके क्लिनिक में आपके केबिन में आते हैं एंड ये क्या इमोशंस आप देख पाते हो उनके चेहरे के ऊपर? एज अ कैंसर सर्जन डे टू डे बेसिस पे हमें ये इमोशंस को टैकल करना पड़ता है। बट जो पहला इमोशन पेशेंट और उनके साथ में आए हुए रिलेटिव्स प्रोजेक्ट करते हैं वो है साइलेंस। बेटर ट्रीटमेंट्स होने के बावजूद भी इवन सस्टेनेबल रेट भी अच्छा होने के कारण भी क्यों ये फियर नहीं निकल रहा है कैंसर का? ये डर सा क्यों है ऑलवेज? राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 2025 में ना हमने कैंसर को मेडिकली टैकल कर लिया है। कैंसर का ट्रीटमेंट का जर्नी कैसे रहता है टू स्टार्ट एंड टू एंड विद? सो कैंसर के 3 डिपार्टमेंट्स हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। थैंक यू सो मच। सो शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्नों के ऊपर। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी जो सदियों से हम लोग जानते हैं और नाम सुनते ही एक डर सा महसूस हो जाता है। मैम, जब भी पेशेंट आपके क्लिनिक में आपके केबिन में आते हैं एंड ये डिटेक्ट रहता है कैंसर से और आप जब बोलते हो कि आपको कैंसर है, क्या इमोशंस आप देख पाते हो उनके चेहरे के ऊपर? क्या एक फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है? एज अ कैंसर सर्जन डे टू डे बेसिस पे हमें ये इमोशंस को टैकल करना पड़ता है। बट जो पहला इमोशन पेशेंट और उनके साथ में आए हुए रिलेटिव्स प्रोजेक्ट करते हैं वो है साइलेंस। जस्ट अ पॉज, एक पॉज, एक साइलेंस उनके चेहरों पे, उनकी आंखों में हमें दिख जाता है। एंड उस साइलेंस के बाद वाला जो इमीडिएट इमोशन है वो एक कहीं ना कहीं होप सीकिंग बिहेवियर बन जाता है। वो कहीं ना कहीं एक अब रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या। सही बात है मैम। आज 2025 की सदी में हम लोग स्थित है, हम लोग देख रहे हैं वो जो अभी तक का जर्नी हम लोगों ने देखा है। बट आज भी बेटर ट्रीटमेंट्स होने के बावजूद भी इवन सस्टेनेबल रेट भी अच्छा होने के कारण भी क्यों ये फियर नहीं निकल रहा है कैंसर का? ये डर सा क्यों है ऑलवेज? राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 2025 में ना हमने कैंसर को मेडिकली टैकल कर लिया है। बट आज भी इमोशनली हम वही हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कैंसर से ट्रीटमेंट का खतरा पेशेंट को उतना नहीं है जितना उनको उससे रिलेटेड गलत फहमियों का है, जितना उनको उससे रिलेटेड अननेसेसरी डर का है। और सबसे बड़ी बात, एक सोशल स्टिग्मा है। अगर मैं उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं, लोग क्या कहेंगे, हम वापस वो समाज में एक्सेप्ट हो पाएंगे जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे को ये बीमारी डायग्नोस हुई है या हमारे घर में किसी को ये बीमारी डायग्नोस हुई है, तो हम सोशली वो समाज में वापस जा पाएंगे। हम अगर ये लोगों को पता चला तो क्या वो हमें एक्सेप्ट करेंगे? इसको हम सोशल स्टिग्मा बोलते हैं। और दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया, उससे रिलेटेड काफी सारी गैर समझ हैं, काफी सारी लेवल पे। और तीसरी चीज है फियर ऑफ अननोन। अब आई गिव यू एन एग्जाम्पल। आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या आपके कोई नोन में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है। आज लोकल लोगों को या जनरल लोगों को भी ये पता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स में हार्ट अटैक होता है, स्टेंट डाला जाता है एंड उसके बाद ब्लड थिनर शुरू की जाती है। तो हमें एक जनरल आइडिया है। राइट। कट टू कैंसर। फियर ऑफ अननोन इतना है, इस विषय के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो जो चीज के बारे में आपको पता नहीं है, एज ए ह्यूमन बीइंग आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कहीं सारे क्वेश्चंस, कहीं सारे कंक्लूजन्स आ जाते हैं। और वो जो कंक्लूजन्स और क्वेश्चंस है वो मोस्टली नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव कंक्लूजन्स नहीं आएंगे। फियर ऑफ अननोन, सोशल स्टिग्मा और मिथ, ये तीनों रीजंस है कि हम आज 2025 में भी, जैसे आपने आपका पॉडकास्ट में द फर्स्ट सेंटेंस आपने यूज किया, सही बात है, कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये एक्चुअली। और वो फियर जा ही नहीं रहा है, वो फियर जा नहीं रहा है अभी भी। बट मैम, छूने से फैलने वाली तो ये बीमारी है नहीं, बट ये जो फियर है उसका क्या? सो व्हाट यू से? सो पहले तो हम ये क्लैरिफाई कर लेते हैं, कैंसर छूने से नहीं फैलता है।
सही बात। काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स हमें, या आई एम श्योर मेरे साथ वाले बाकी काफ़ी डॉक्टर्स को आके ये पूछते होंगे कि अब हमारे घर में XYZ इंसान को डायग्नोस हो गया है, हम उनके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, हम उनके साथ एक प्लेट शेयर कर सकते हैं, हम उनके कपड़े अलग से वॉशिंग के लिए दूसरे एरिया में डालें। सो जो मैसेज मैं रियली पास ऑन करना चाहती हूँ ये है, कैंसर कंटेजियस नहीं है। वो सर्दी खांसी या रीसेंट अपना जो कोविड हुआ था वैसे छूने से नहीं फैलता है, बट इसका जो फियर है वो काफ़ी कंटेजियस हो गया है, और उसका 100% क्रेडिट मैं आज सोशल मीडिया को भी देती हूँ क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा है कैंसर से रिलेटेड। एंड यूजुअली पेशेंट्स को वो एक नेगेटिव स्टोरी याद रहेगी, उनके कोई नोन में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा हुआ होगा और अनफॉर्चुनेटली उनके साथ अच्छा नहीं हुआ या उस बीमारी से वो तकलीफ में है, तो वो नेगेटिव स्टोरी उनको याद रहेगी। मगर एक पॉजिटिव स्टोरी कैंसर की, या कोई ऐसा पेशेंट जो पॉजिटिवली उससे बाहर आया है, वो उनको इतना स्ट्रांगली याद नहीं रहेगा। तो फियर ऑफ नेगेटिविटी कैंसर में कंटेजियस है। कंटेजियस मतलब बहुत फास्ट फैलता है। एज यू राइटली सेड, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें, एंड बोलते हैं ना कि निगेटिव चीज़ें जल्दी पिकअप हो जाती है रादर देन पॉजिटिव चीज़ों की वजह से। यस मैम, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी सारी एफर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब लिए जा रहे हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ कैंसर अमंग द पीपल, बट स्टिल वो जो रेट है बहुत लो लेवल पे चल रहा है, वो लेवल तक अवेयरनेस नहीं स्प्रेड हो रहा है। तो कहीं तो भी ये चेन ब्रेक हो रहा है क्या, लाइक अवेयरनेस टू एक्शन वाला जो पार्ट है। सो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट? अवेयरनेस इज जागरूकता। इंडिया में अवेयरनेस कैंसर की आज अपॉर्चुनिस्टिक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब अवेयरनेस बाय द वे हो रहा है। आपके एक फेवरेट सेलिब्रिटी है या आपके एक सेलिब्रिटी है जो बहुत नोन है, उनको डायग्नोस हो गया कैंसर, आपको सोशल मीडिया से पता चला, बाय चांस आपको पता चला, अब बाय चांस आपके दिमाग में थॉट आएगा कि मुझे भी मेरा चेकिंग करा लेना चाहिए क्योंकि उनको डायग्नोस हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, इंडिया में सोशल क्लब्स है, हॉस्पिटल्स है, वो कोई एक इवेंट या कोई एक दिन पे अवेयरनेस कैंप्स रखते हैं, या कोई इवेंट हो जाता है, या कोई इवेंट है, या कोई पॉलिटिकल सिनेरियो है। तो आज इंडिया में अवेयरनेस अपॉर्चुनिस्टिक लेवल पे चल रहा है, सिस्टमिक नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड में अवेयरनेस सिस्टमिक लेवल पे है। दिस मीन्स फॉर एग्जाम्पल 45 के ऊपर वाली फीमेल्स में मैमोग्राफी कंपलसरी है वेस्टर्न वर्ल्ड में, और उनको हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिमाइंडर्स आते हैं फोन पे कि आपको आपका स्क्रीनिंग के लिए ये हॉस्पिटल, ये लोकेशन पे आना है। मतलब उनका अवेयरनेस पार्ट या उनका स्क्रीनिंग वाला पार्ट उनके सिस्टम में आ गया है कि दिस इज अप्लाइड टू एवरीबडी। Everybody has to go through this. Particular age group में particular type of screening होता है। इंडिया में आज हम वो लेवल पे नहीं हैं। तो पेशेंट्स का मोटिवेशन कैंसर स्क्रीनिंग के लिए एब्सोल्युटली लो है। आज अगर अपन ने मेडिकल हॉस्पिटल में एक हेल्थ चेकअप कैंप रखा तो आपको 1000+ पेशेंट्स या नॉर्मल पीपल चेकअप के लिए आते हुए दिखेंगे। बराबर। आपने एक कैंसर चेकअप कैंप रखा, आपको 50 भी नहीं मिलेंगे। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कि अवेयरनेस और एक्शन दोनों में कोरिलेशन आज इंडिया में नहीं है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इज इट स्टक अप इनटू दी शहरों में ही सीमित हो गया है, हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं गाँव की तरफ, या क्या है फिर? आई रियली थिंक येस, अवेयरनेस अभी भी अर्बन एरियाज में, सिटीज में, Tier 1 Tier 2 सिटीज में ज्यादा है। आपने देखा होगा कि लोग पिंक रिबन्स पहन के मैराथन रन करते हैं। सही बात है। सिटीज में आपने ये कितने मैराथन्स रूरल एरियाज या विलेजेस में देखे हैं या सुने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसका ना एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि अर्बन पॉपुलेशन में कल्चरल और एजुकेशनल डिफरेंस है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, और कल्चरली भी वो लोग थोड़े से एज कम्पेयर टू द विलेज पॉपुलेशन फॉरवर्ड है या डिफरेंट है।
तो उनमें वो डॉक्टर के पास जाके सीकिंग बिहेवियर है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो शायद मैं एक डॉक्टर के पास जाऊंगी. दैट इज फर्स्ट रीजन. सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर. एक 20 साल का लड़का रेडियो पे ओरल कैंसर के बारे में या माउथ कैंसर के बारे में एक एड सुन रहा है अपने गांव में बैठ के. उसने वो एड सुना. अब उसके मन में एक थॉट आया कि मुझे अपना भी चेकअप करा लेना चाहिए क्योंकि ये एड में ऐसा ऐसा बताया गया है. वो कहाँ जाएगा चेकअप कराने? वो एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे मीनिंग मोस्टली स्क्रीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अवेलेबल नहीं है. तो सारा मैक्सिमम अवेयरनेस आज अर्बन एरिया पे स्टकअप है. डेफिनेटली गवर्नमेंट एंड एज स्पेशलिस्ट हम बहुत सारे एफर्ट्स ले रहे हैं कि हम रूरल इंडिया और उन लोगों को पहुंच पाए, बट इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. एंड द आयरनी इज कि 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज. The rest is in the urban areas. So we are trying to make efforts, but it is going to take a little time. काफ़ी ज़्यादा और एफर्ट्स अपने को शायद डालने पड़ेंगे सो दैट कुछ सिनेरियो चेंज हो जाएगा. और आजकल की ये युवाओं में स्पेशली ये कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं. ऐसे हम लोग मान सकते हैं कि युवाओं में ये बहुत स्प्रेड आउट हो रहा है. इवन स्कूल के चिल्ड्रंस मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, बट व्हाट अबाउट ये हार्मफुल चीज़ें जैसे टोबैको है या लीकर्स है या ड्रिंक्स है, ये सारी. तो व्हाट यू आर से ऑन दिस? सो मेरा यंगेस्ट पेशेंट जो मैंने ऑपरेट किया है वो एक 14 साल का लड़का था. ओह माय गॉड, बहुत ही छोटी एज का लड़का है. कैंसर अवेयरनेस यंग पॉपुलेशन में आज नीड ऑफ द आवर बन गया है. स्कूल के करिकुलम में टोबैको अवेयरनेस और उससे रिलेटेड हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सिखाना बहुत ज़रूरी है. एंड एज अ स्पेशलिस्ट मुझे ऐसे लगता है कि यंगर जनरेशन के लोगों को यंगर जनरेशन की लैंग्वेज में बात करना चाहिए. तो अगर आपने अवेयरनेस टोबैको और अल्कोहल के बारे में बहुत ही बेसिक तरीके से बताया तो शायद वो इतना समझ नहीं पाएंगे. इसको थोड़ा सा ट्रेंडियर और कूलर तरीके से इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है, बट करना है. यंगर पॉपुलेशन में टोबैको और अल्कोहल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल बहुत फ्रीक्वेंट हो गए. और ये आपने जैसे सही बोला कि करिकुलम में किधर भी मेंशन नहीं है ये चीज़ें अभी तक के. तो कहीं तो भी वो एक अवेयरनेस शायद आज तक वो नीड ऑफ द आवर नहीं था. बट जैसे जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, उनके आसपास के पीयर प्रेशर्स बढ़ते जा रहे हैं, जनरेशन की थिंकिंग चेंज हो रही है, ये सारी चीज़ें ऐड करनी अब ज़रूरी हो रही है. गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, सिम्टम्स क्या रहता है जो एक किसी ने इग्नोर नहीं करनी चाहिए कैंसर रिलेटेड, और जो फर्स्ट साइन बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए इग्नोर, वो क्या है? मैं मेरे मैक्सिमम पेशेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को एक थंब रूल बताती हूँ. आपके बॉडी में कोई अबनॉर्मल चीज़ आपको लग रही है, फॉर एग्जाम्पल एक स्वेलिंग, वो 14 दिन तक आपके शरीर में है, आपको तकलीफ दे रही है, कम नहीं हो रही है. आपने टैबलेट्स लेके देख लिया, रेस्ट करके देख लिया, एवरीथिंग आपने सब कर लिया. 14 दिन क्रॉस हो गए, 14 डेज, 2 वीक्स, वो अबनॉर्मल हो सकती है. दैट शुड बी अ पेनफुल या फिर ऐसा एनीथिंग जो शायद पहले नहीं थी, एक अबनॉर्मल प्रॉब्लम. अगर वो 14 डेज तक आपकी बॉडी में है, स्टे करती है, एंड 14 डेज क्रॉस हो गए, मीट अ स्पेशलिस्ट. ओके, बाप रे. हम पेशेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो अपना सेल्फ डायग्नोसिस करे कि ये कैंसर है या नॉर्मल है. हमारी ये अपेक्षा नहीं है. हमारी सिर्फ ये अपेक्षा है एज डॉक्टर्स कि 14 डेज अगर क्रॉस हो गए और वो बॉडी में आपकी प्रॉब्लम अभी भी कॉन्स्टेंटली है और कम नहीं हो रही है, प्लीज मीट अ स्पेशलिस्ट. सिंपल. और ब्रेस्ट कैंसर का फर्स्ट साइन क्या होता है मैम? अ लंप, एक छोटी सी गठान. ओके. वो आपके ब्रेस्ट में फील होती है. एज फीमेल्स ब्रेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. वो फेमिनिटी दिखाता है आपकी बॉडी का. यस मैम. सो उस ऑर्गन को एवरी मंथ हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके चेक करते हैं. चेक करना चाहिए, दैट इज अगेन अ डिफरेंट टॉपिक. बट कोई भी लंप, कोई भी स्वेलिंग या स्किन के ऊपर कोई भी रेडनेस या चेंज,
आपके ब्रेस्ट के स्किन के ऊपर अगर फील होता है, वो साइन कैंसर का ही है ऐसा जरूरी नहीं है, बट वो साइन अबनॉर्मल है, गेट इट चेक्ड। ओके, सिंपल। सो व्हेन इट सीम्स अबनॉर्मल कुछ आ रहा है, Get it checked. आपको चेक करना ही Yes. करना है इसको। एंड माउथ अल्सर इज अगेन अ कैंसर? एवरी माउथ अल्सर इज नॉट कैंसर, ओके, एंड एवरी कैंसर डज नॉट स्टार्ट विद अ माउथ अल्सर। ये एक्चुअली एक टैगलाइन है। इसका ये मतलब है कि मुंह के अंदर जो छाले होते हैं वो हर बार कैंसर के छाले ऐसा जरूरी नहीं है, मगर हर छाला आपके मुंह के अंदर हो रहा है और अगर वो 14 दिन से ज्यादा है, आपको तकलीफ दे रहा है, खाने में, बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, इंटरफियर कर रहा है, एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए और उनको इवैल्यूएट करके कंक्लूजन देने दीजिए कि ये क्या है। आप सेल्फ कंक्लूजन्स और सेल्फ मेडिकेशन करके उसको ट्रीट नहीं करेंगे। नॉर्मली तो माउथ अल्सर लाइक छालों के बारे में तो ऐसे ही होता है कि हम लोग कुछ तो भी ले लेते हैं एंड वी ट्राई टू सेटल इट आउट देयर ओनली, तो वो मीट अप नहीं होता है डॉक्टर के पास में। ये भी अगेन वन ऑफ द थिंग वेयर इन अवेयरनेस इज रियली क्या डेंजरस है, लाइक च्यूइंग टोबैको और स्मोकिंग, दोनों में से? इट्स लाइक आस्किंग कि चौथे फ्लोर से गिरना ज्यादा डेंजरस है या 5वें फ्लोर से। च्यूइंग टोबैको और स्मोकिंग टोबैको, इन दोनों मोड से टोबैको आपके सिस्टम में जा रहा है। स्मोकिंग टोबैको से धुआं लंग में जाता है और लंग से खून में जाता है। राइट। च्यूइंग टोबैको से आपने वो कॉकटेल टोबैको का मुंह के अंदर रखा है, वो मुंह की चमड़ी को टच करके आपके मुंह के अंदर है बहुत देर तक और वहां से वो ब्लड में जाता है। दोनों हार्मफुल है। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि टोबैको को यूज़ करने का कोई सेफ्टी मार्जिन है ही नहीं। मुझे कुछ पेशेंट्स आके पूछते हैं कि अगर हम 6 महीने में एक बार करेंगे तो चलेगा या हम 7 महीने में करेंगे तो चलेगा। देयर इज़ नो सेफ्टी मार्जिन। उसके पैकेट पे लिखा है कि वो इंजोरियस है, तो वो है। वेरी ट्रू, बट स्टिल पीपल आर नॉट, अगेन वही एक हैबिट सी बन गई उनकी। Exactly. और ये यूज़ हो जाता है उसमें। अब मिस डायग्नोसिस इस केस में क्या होता है जो डिलेड करता है ये सारे ट्रीटमेंट को? मैं ऐसे कहती हूँ कि कैंसर में इंडिया में कैंसर आज सबसे बड़ी बीमारी नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी डिनाइल है। डिनाइल मतलब ये मुझे नहीं हो सकता, किसी बाजू में बैठे हुए इंसान को जरूर हो सकता है, बट मुझे नहीं हो सकता। सो एक सिम्टम जो मिसडाइग्नोस हो जाता है वो है कि सडनली आपके मुंह के अंदर एक स्वेलिंग आ गई है, या कोई एक सिंगल दांत मुंह के अंदर हिलने लगा है, या आपको खाना निगलने में तकलीफ हो रही है। सही बात है। एंड आप में अगर टोबैको और अल्कोहल की हैबिट है थी या आपने बंद कर दी है, तो इवन मोर सस्पिशन है कि शायद वो जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। ओके। मगर पेशेंट्स एज आई सेड एक डिनाइल में सेल्फ डायग्नोस करके उस प्रॉब्लम को बढ़ा करके डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो ये है। डज बायोप्सी स्प्रेड्स द कैंसर? क्योंकि ये भी एक बहुत मिथ है कि वो करने से कैंसर स्प्रेड होता है, ये भी सुना जा रहा है। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? आई विल टेल यू अ वेरी नाइस स्टोरी। एक बहुत ही नोन मेरे फैमिली फ्रेंड थे, दे आर वेरी लिटरेट, एजुकेटेड, डूइंग गुड, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनकी अनफॉर्चुनेटली मदर पास्ड अवे बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। रिसेंटली मेरा उनके साथ कोई और टॉपिक पे कॉन्वर्जेशन हो रहा था, तब उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि वो क्या हुआ ना मैडम, जब मम्मी को डायग्नोस हुआ था तब बायोप्सी करवा ली हमने, बायोप्सी ने वो कैंसर को एक्टिवेट कर दिया एंड उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। ये चीज़ सिर्फ रूरल इंडिया या लेस एजुकेटेड या अनएजुकेटेड पॉपुलेशन में नहीं है, ये चीज़ ज़्यादा लिटरेट लोगों में है कि बायोप्सी सिंपल वर्ड्स में उस गठान से एक 1 to 2 mm पीस निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजना, इस प्रोसीजर को बायोप्सी बोलते हैं। राइट। तो लोगों को ये लगता है कि बायोप्सी करने से वो गठान या स्वेलिंग एक्टिवेट हो जाती है एंड वो फास्ट स्प्रेड होने लगती है। दिस इज द बिगेस्ट मिथ। बायोप्सी आपके कैंसर ट्रीटमेंट का सल्यूशन है, वो प्रॉब्लम नहीं है, उससे कैंसर फैलता नहीं है।
हमें उस 1 mm या 2 mm टुकड़े से उस गठान का पूरा हॉरोस्कोप मिलता है, राइट। एंड उस हॉरोस्कोप के हिसाब से हम आपको स्पेसिफिक टारगेटेड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। तो अगेन वन मोर अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड ऑन दैट वे एज वेल। ऐसा लगता है क्योंकि कैंसर आज पहले से ज़्यादा हावी हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है। वेल आजकल लोग ये बोलना शुरू कर दिया है, स्पेशली मैंने काफ़ी इंस्टाग्राम पे ये देखा है कि कैंसर पावरफुल होते जा रहा है या फिर ज़्यादा फैल रहा है। आई वुड से ऐसा नहीं है। अब आप आपका 1980 1990 में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का लाइफस्टाइल कंपेयर करेंगे और आज 2025 का लाइफस्टाइल कंपेयर करेंगे तो काफ़ी डिफरेंस है। एक सिंपल रीसेंट एग्जांपल देती हूँ कि आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 25 है। इसका मतलब हाईएस्ट गैस, हाईएस्ट पोल्यूशन एनवायरनमेंट में है। गोइंग बैक टू 1980 1990 शायद ये सिनेरियो नहीं था। तो लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस, अल्कोहल और टोबैको हैबिट, ये सारी चीजें कैंसर को प्रेसिपिटेट करने के लिए मदद कर रही है। तो वो अब ज्यादा डायग्नोस हो रहा है। एज अ बीमारी वो पावरफुल नहीं हो रहा है, वो वही है अपनी जगह पे। पहले भी वैसे ही थी, आज भी वैसे ही। इनफैक्ट ऑन द पॉजिटिव साइड आज हमारे पास वो सारे हथियार हैं कि हम उसको टैकल कर सकें जो शायद 1980 में नहीं थे। सही बात है। सो इट इज एक्चुअली पॉजिटिव, बट लाइफस्टाइल चेंजेस इतने बड़े हैं कि अब वो ज्यादा डिटेक्ट भी हो रहा है, एंड सोशल मीडिया और अवेयरनेस की वजह से वो ज्यादा दिख रहा है। 1980s में इंस्टाग्राम नहीं था। तो अगर 5 किलोमीटर दूर भी, अगर आपके घर के 5 किलोमीटर दूर अगर किसी को डायग्नोस हुआ है तो आप तक बात कैसे आएगी? अनलेस आपने ही नहीं था कुछ एक्टिवली फाइंड आउट करने की कोशिश की। आज एक सेलिब्रिटी जो मुंबई में है, आपको उनका डायग्नोसिस और स्टेज भी पता है, इमीडिएटली पता है। सो दैट इज द डिफरेंस। यस मैम, वेरी ट्रू। मैम कैंसर के स्टेजेस है, तो जैसे ही स्टेज 4 सुना जाता है तो एक धक सा हो जाता है, एक पॉज हो जाता है। क्या रहता है ये? लाइक स्टेज 4 सारे पेशेंट्स आके यही पूछते हैं कि मैडम स्टेज 4 है क्या? मैं बताऊँ ये कहाँ से आ रहा है। आई रियली हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन दिस। आपने मूवीज देखे होंगे, पुराने मूवीज। 2 रीजंस है मूवीज में हीरो और हीरोइन की डेथ होने का, प्लेन क्रैश या तो फिर कैंसर। सो उन्होंने, पब्लिक ने आज भी वो मूवी से रिलेट करके ये सोचा है कि स्टेज 4 या कैंसर का मतलब डेथ है। तो इसके 2 आंसर्स है। पहला आंसर, कैंसर का मतलब डेथ नहीं है। 2025 में हमारे पास इतने इंटेलिजेंट ट्रीटमेंट है कि हम पेशेंट को क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं। दूसरा, स्टेज 4 का मतलब आज वो नहीं है जो शायद एक डेकेड पहले या जो 10 साल पहले था। आज स्टेज 4 कैंसर्स भी ट्रीटेबल है। हम पेशेंट को एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पा रहे हैं। कंक्लूजन, डरने वाली बात नहीं है। फिर भी वही एक स्टेज 4 स्टेज 3 सुना जब जाता है तब एकदम से अगेन एक पॉज सी हो जाती है। बस अभी इट कम्स डाउन टू लैक ऑफ अवेयरनेस आज भी। मैम ये कैंसर का ट्रीटमेंट का जर्नी कैसे रहता है, टू स्टार्ट एंड टू एंड विथ प्रोसेस क्या हो जाती है इसके अंदर में पूरा? सो कैंसर के 3 डिपार्टमेंट्स हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। ओके। कौन से लोकेशन का है, कौन से स्टेज का है, जिस स्टेज पे पेशेंट आपके पास आया है उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। मैं इसको माउथ कैंसर से रिलेटेड में रिस्ट्रिक्ट करती हूँ ताकि हम लोगों को ज़्यादा स्पेसिफिकली पर्सपेक्टिव दे सकें। माउथ कैंसर के पेशेंट्स में सर्जरी फर्स्ट जो ट्रीटमेंट होती है वो सर्जरी की जाती है। मेरे पेशेंट्स एक 12 घंटे की माउथ कैंसर सर्जरी के बाद 5 to 6 डेज में हॉस्पिटल से 12 hours. यूजुअली इट इज 8 to 12 hours क्योंकि सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी बोथ है। तो ये 12 घंटे सुन के डरने वाली बात नहीं है क्योंकि द पॉजिटिव थिंग इज कि एक 8 से 12 घंटे की सर्जरी के बाद मेरे पेशेंट्स 6 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर चले जाते हैं। वेरी गुड। एंड दैट इज हैपनिंग, यू हैव सीन दैट, यहाँ भी हो रहा है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड
15 to 20 डेज के रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड के बाद मेरे पेशेंट्स ऑफिस जाना शुरू कर देते हैं। एब्सोल्युटली एंड ऑन द अदर पार्ट, जिन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है ऑपरेशन के बाद या रेडिएशन की ज़रूरत होती है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन लेते लेते पेशेंट्स अपना काम जो भी उनका ऑक्यूपेशन है वो कर सकते हैं। ग्रेट। ये स्मार्ट ऑन्कोलॉजी है। एंड एज न्यू जनरेशन ऑन्कोसर्जन्स या ऑन्कोलॉजिस्ट हम ये बहुत एफर्टफुली प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज कैंसर ट्रीटमेंट के बाद 6 महीने की बेड रेस्ट की एब्सोल्युटली जरूरत नहीं रही है। शायद 1 वीक या 15 डेज आपको रिकवरी के लिए सफिशिएंट होते हैं ना। आप अपने ऑफिस, बिजनेस या जो लोग खेत में काम करते हैं वहां भी जा सकते हैं। तो आपका रेगुलर वर्क उससे रुक नहीं जाता है, कर सकते हैं। यस, सो हम बहुत स्मूथ जर्नी दे पा रहे हैं पेशेंट्स को। इसमें सिर्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं मेरे सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ, फैमिली का मेंटल और इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी मेंटेन अगर आप करेंगे तो वो पेशेंट्स जो 15 डेज लगता है रिकवरी में, कुछ लोग 12 डेज या 10 डेज में भी रिकवर हो जाते हैं। सही में। यस। और मैम ये जो कीमोथेरेपी है, इज इट रियली दैट फियर्ड पार्ट? बहुत डरने वाला पार्ट है उसमें? आई वुड से नहीं। इंटेलिजेंट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं इतने कि जिसमें हम कीमोथेरेपी एंड उसके रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स को टैकल करने के लिए आज रेडी हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी दी जाती है जिससे पेशेंट्स को पार्शियल हेयर लॉस कभी कभी होता है। बट आज हमारे पास इतने एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं कि हम वो हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं या हम वो हेयर लॉस को हेयर गेन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं अगर हो गया है। सो सारे साइड इफेक्ट्स जो कीमोथेरेपी से रिलेटेड है वो प्रोफाइल कम हो गई है। एंड जो भी साइड इफेक्ट्स हैं उसको टैकल करने के लिए आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं। सो एज आई सेड, कीमोथेरेपी लेते लेते मेरे फीमेल पेशेंट्स बैंक में जाके जॉब करते हैं। सो साइड इफेक्ट्स कहाँ हैं इसमें? बहुत बहुत अच्छी बात है। लाइफ कैसे होता है आफ्टर कैंसर का सर्जरी के बाद में, लाइक एक पर्सन का? पॉजिटिवली बोला जाए तो माय पेशेंट्स जिनको 25-30 इयर्स की टोबैको और अल्कोहल की हैबिट होती है, वंस उन्होंने ये कैंसर का ट्रीटमेंट गो थ्रू किया है ना, वो एक चेंज्ड पर्सन बन जाते हैं। दे आर मोर पॉजिटिव क्योंकि उनको अब कीमत समझ में आ जाती है लाइफ की। क्योंकि उन्होंने काफ़ी डेडली डिसीज को हराया है। या दैट इज़ वन थिंग। एंड हम 100% ये एफर्ट्स करते हैं कि उनके बोलने में, खाने में, बात करने में, ड्राइविंग करने में, मैराथन रन करने में या क्रिकेट खेलने में भी कोई डिफरेंस नहीं हो। उनको बैक टू लाइफ जो कैंसर ट्रीटमेंट के पहले थी एग्जैक्टली वैसी ही वापस देने की आज हमारे पास कैपेसिटी है। वी डू इट। बहुत बहुत बड़ी बात है। एंड इसमें जो फाइनेंशियल फियर रहता है उसको कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? क्या रहता है? फाइनेंशियल फियर हर एक का रहता ही है उसमें। आई फील फाइनेंशियल रीज़न है वही जो सबसे बड़ा, जब जो पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास नहीं आते हैं। क्योंकि अगेन कट टू द मूवीज़ ये देखा गया है कि कैंसर ट्रीटमेंट में आपकी जिंदगी भर की सेविंग्स खत्म हो जाती है। ये देखा गया है। ये भी है कि पैसा बहुत लगता है। एग्जैक्टली। बट ये प्रोपोगेट करना बहुत ज़रूरी है कि आज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि हम कैंसर जैसी कॉम्प्लेक्स बीमारियों को भी आज फ्री ऑफ कॉस्ट या कैशलेस कर पा रहे हैं। ईदर स्कीम्स या इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू कैशलेस कर पा रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्रोविजंस बहुत बढ़ गए हैं। एंड इफ़ यू नो, आजकल एक सेपरेट कैंसर इंश्योरेंस भी आया है। कुछ कंपनीज कैंसर इंश्योरेंस भी कवर कर रहे हैं जिससे 100% आपको पूरी ट्रीटमेंट में कवर दिया जाएगा। आपको सिर्फ ये पता करना है कि कौन सी स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल है एंड उसके हिसाब से उस चीज को टेक इट फॉरवर्ड। फाइनेंशियल रीजन को आपके ट्रीटमेंट के बीच में आने मत दीजिए। वो आपके ट्रीटमेंट का हर्डल नहीं बनना चाहिए क्योंकि आज फाइनेंशियल प्रोविजंस आ गए हैं। बहुत सारी कंपनियां आगे भी आ चुकी हैं जो पहले नहीं थी अपने पहले बिल्कुल ही नहीं थी, आजकल आ गई हैं। और मैम क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप सिंपल लाइफ चेंजेस स्टाइल में, सो दैट टू कम अप विद टू अवॉइड ऑल दिस सिचुएशंस? मैं ये सिर्फ एज डॉक्टर्स वी से दिस एंड मैं भी बहुत सिंपल तरीके से ये बोलना चाहूँगी
लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में तो लोग आजकल बुक्स लिख रहे बहुत कुछ रहता है। हैं. सो वट एवर सूट्स यू डू दैट. ओके 30 minutes of exercise, क्लीन घर का खाना, मिनिमल स्ट्रेस. राइट राइट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके बॉडी की अबनॉर्मैलिटी के डायग्नोसिस आप खुद ना करें. मीट अ स्पेशलिस्ट. Right, right. अपने आप को इवेल्युएट कराते रहिए हर 6 महीने में. Exactly. एंड अगर somebody who is crossed 50, 55, 60 जो एल्डरली पॉपुलेशन है जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है उनके लिए एक सीरियस गाइडलाइंस है कि एवरी 6 months आपके फैमिली डॉक्टर से मिलके आपका जनरल चेकअप बिल्कुल कराइए. करना ही इट इज़ वेरी सिंपल, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है ये. मैम कुछ रैपिड क्वेश्चंस हम लोग फटाफट ले लेते हैं. लवली, दैट इज आई एम वेटिंग फॉर दिस सेशन. वन हैबिट एवरी वुमन शुड स्टार्ट टुडे. गिविंग हर सेल्फ प्रायोरिटी. अपने आप को पहली प्रायोरिटी दीजिए. आप बाकी सब से परिवार, दोस्त, बच्चे, पति, अपने आप को पहले रखिए. यस नॉर्मली महिलाओं में यही जाना जाता है कि खुद की प्रायोरिटी बहुत लास्ट में आती है और क्योंकि बाकी आप ठीक रहेंगे तो आप संभाल पाएंगे. वेरी ट्रू. सेकंड क्वेश्चन मैम, इफ ब्रेस्ट कैंसर हैड अ टैगलाइन व्हाट शुड इट बी? डिटेक्टेड अर्ली, डिफीटेड ब्यूटिफुली. क्या बात है, बहुत अच्छा. कैंसर इज ऑलवेज पेनफुल. कैंसर इज नेवर पेनफुल. अ मिथ अबाउट ओरल कैंसर यू विश वुड वैनिश. तंबाकू खाने से मुंह के छाले जो होते हैं वो तंबाकू खाने से मिट जाते हैं. मेन कांट गेट ब्रेस्ट कैंसर. मिथ है. मेन ऑल्सो कैन गेट ब्रेस्ट Get कैंसर. breast हो cancer. सकता है उनमें भी. कैंसर इन वन वर्ड. विलन. कॉफी और ग्रीन टी बिफोर सर्जरी. कॉफी. कॉफी, डेफिनेटली कॉफी. वन थिंग योर पेशेंट्स हैव टॉट यू. रेजिलियंस एंड अ लॉट ऑफ एम्पैथी. Right, very true. Your mantra before every major surgery. I will get him or her out of this. Very good, ma'am. The toughest part of your job. जो इमोशंस से हमें डील करना पड़ता है, फैमिली और पेशेंट के इमोशंस. हम वी आर क्वालिफाइड टू डू दिस बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल्सो ह्यूमंस. एंड बहुत वो फेस को देखना पड़ता है, बहुत दैट इज serious पेनफुल part हो है. जाता है उसमें. फेवरेट पार्ट ऑफ योर जॉब. सर्जरी. With this, thank you so much, ma'am. Thanks Thank for you. coming here and sharing a very good thought on this cancer awareness and everything. आई रियली होप कि हम ऐसे ही अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें. Correct. एज आई सेड इट इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड आई रियली होप कि एवरी क्वेश्चन इज डिस्कस्ड लाइक दिस. जैसे आप और मैं डिस्कस कर रहे थे, आई रियली होप एवरी प्रॉब्लम गेट्स डिस्कस्ड लाइक दिस. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot for coming. Thank you. Thank you.